वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे दूरियों के मापन की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में वृत्त दूरियों का मापन समझा था। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल की सहायता से भी हमने उसको समझने की कोशिश की थी। आज दूरियों के मापन में इसी टॉपिक के अंतर्गत आज अपनी बात करने वाले हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन। पहले हमने वृत्त यानी कि अधिक से अधिक लंबी दूरियों का मापन हमने समझा था, और आज अपने बहुत छोटी छोटी दूरियों का मापन देखने वाले हैं। वैसे तो सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जैसे कि पेच मापी है, वर्नियर कैलिपर्स है। इस प्रकार की बहुत सारी युक्तियां हैं जिसकी सहायता से आप सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकते हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्येक डिवाइस की अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे वो डिवाइस काम करना बंद कर देती है। तो ये जो पेच मापी हो गई या वर्नियर कैलिपर्स हो गए, इनकी भी एक लिमिट है। ये अति सूक्ष्म वस्तुओं का मापन फिर नहीं कर पाती हैं। तो बहुत अति सूक्ष्म जो वस्तुएं होंगी उनका मापन कैसे होगा, उनमें से अपने कुछ एक विधियों का आज बात करने वाले हैं। और सबसे पहले अपने समझेंगे कि आणविक व्यास की गणना। आणविक व्यास की गणना मतलब क्या हो गया? आणविक यानी कि कोई भी एक अणु होगा अपने पास। अणु आप समझ सकते हो, परमाणुओं से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु हो गई। और परमाणुओं को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। तो एक पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं। आणविक व्यास यानी कि उस छोटे से अणु का व्यास कितना होगा। व्यास आप जानते हो, गोलाकार पार्ट, उसका व्यास क्या होता है, उसका व्यास या यूँ कह लो उसकी मोटाई अपने ज्ञात करने वाले हैं। और आणविक व्यास की गणना के लिए अपने एक ओलिक अम्ल विधि है। ओलिक अम्ल एक विधि होगी जिसको आज अपने समझेंगे। ये ओलिक अम्ल विधि क्या होगी, किस प्रकार प्रभावी होगी, और कौन से अणुओं का इस विधि से उसकी मोटाई या व्यास ज्ञात किया जा सकता है। ओलिक अम्ल, अम्ल यानी कि एक लिक्विड टाइप का ये सिस्टम होगा। ओलिक अम्ल विधि से उन अणुओं का आकार ज्ञात हो सकता है जिसका आकार ओलिक अम्ल में विद्यमान अणुओं के समान हो। मतलब एक ओलिक अम्ल है, अपने पास लिक्विड है, उसके अणु कितने छोटे छोटे अणु होते हैं आप कल्पना कर सकते हो। जैसे कि जल ले लो, जल का एक अणु कितनी मोटाई का होता है आप सोच सकते हो। ऐसा ही लिक्विड होता है ओलिक अम्ल, उसका अणु कितना छोटा होता है, उसका आकार कितना होता है। उस आकार के तुल्य जितने भी अन्य अणु हैं, उन सभी अणुओं का व्यास यानी कि उसकी मोटाई आप ओलिक अम्ल की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। तो आइए बात कर लेते हैं ओलिक अम्ल विधि है क्या। ओलिक अम्ल विधि के लिए सबसे पहले आपको एक साल्ट, एक विलयन तैयार करना पड़ेगा, एक लिक्विड तैयार करना पड़ेगा। लिक्विड तैयार करने के लिए आप करोगे क्या? अपने पास एक बीकर है। बीकर का मतलब कोई पात्र है, सिंपल शब्दों में बात करूं, और इसके अंदर हमने ओलिक अम्ल भर दिया। क्या भर दिया जी? ओलिक अम्ल। कितना? इतना भर दिया कि उसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हमने ओलिक अम्ल ले लिया। अपने पास जी एक बीकर और है, कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर हमने भर दिया जी एल्कोहल। हम कर क्या रहे हैं? ओलिक अम्ल विधि सीखने के लिए, समझने के लिए अपने पास जो भी सॉल्यूशन होना चाहिए, विलयन होना चाहिए, वो अपने पहले तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल कितना होना चाहिए? एल्कोहल उतना होना चाहिए कि उसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। कहने का मतलब आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कब बनेगा? मतलब कि ये जो आपने पात्र लिया है वो कुछ ऐसा ले लो, 2 गुना 2 गुना 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक ऐसा पात्र जिसकी लंबाई 5, मतलब ऊंचाई समझ लो, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार से इसकी मोटाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, आयतन कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओलिक अम्ल के लिए आप 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दूरियां 1 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका आयतन कितना बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। यानी कि अपने पास एक ऐसा पात्र है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 2, 2 और 5 है। उसमें तो हमने भर दिया अल्कोहल, कंप्लीट फुली कर दिया, और ओलिक अम्ल 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, यानी कि 1/1/1 का अपने पास एक सिस्टम होगा, पात्र होगा, उसको हमने ओलिक अम्ल से भर दिया। कहने का मतलब
कि अपने पास जो ओलिक अम्ल का आयतन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है और एल्कोहल का जो आयतन है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अपने इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक नया सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार होगा। समझ गए बात को? अब ये जो नया सॉल्यूशन हमें मिला है इसमें किस किस का मिश्रण है? ओलिक अम्ल प्लस एल्कोहल। यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे है ओलिक अम्ल प्लस एल्कोहल। बता सकते हो इस विलयन की सांद्रता क्या है? सांद्रता का मतलब ये दो भाग जो इसमें मिले हुए हैं वो किस किस अनुपात में है? 20 भाग तो एल्कोहल के और 1 भाग ओलिक अम्ल का। तो ओलिक अम्ल जो है ना वो एल्कोहल का 20वां भाग है। सिंपल से शब्दों में देसी भाषा में समझाऊं, इसके साथ तुलना मत करना, तुलना में मतलब देसी भाषा में समझने की कोशिश करना कि 20 लीटर एल्कोहल में 1 लीटर अम्ल डाल दिया, ओलिक अम्ल। 20 लीटर एल्कोहल में 1 लीटर ओलिक अम्ल डाल दिया तो 20 लीटर तो एल्कोहल हो गया और 1 लीटर ओलिक अम्ल हो गया। यानी कि ओलिक अम्ल का जो मान है वो एल्कोहल की तुलना में 20वां भाग है। इसी प्रकार से आप इसको यहाँ समझोगे कि एल्कोहल है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का है और ओलिक अम्ल है, एग्जैक्ट मान की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन दोनों को मिक्सअप करोगे तो ओलिक अम्ल का जो भी भाग होगा वो एल्कोहल की तुलना में 1/20वां भाग होगा। तो यहाँ पे जो ओलिक अम्ल है ना वो 1/20वां भाग है, मतलब 20 भाग एल्कोहल के हैं तो 1 भाग ओलिक अम्ल का है। ऐसा इसकी सांद्रता में निकल के आई 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ये ओलिक अम्ल कितना हो गया? 1/20वां भाग। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो भी आपको मिक्सअप सॉल्यूशन नज़र आ रहा है जिसकी सांद्रता 1/20 है, इसमें से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वॉल्यूम का पदार्थ निकाल लो, द्रव निकाल लो। मतलब ये अपने पास एक ऐसा बीकर था, चलो मैं यहाँ पे एक बीकर और ले लेता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बीकर और लिया 1/1/1 सेंटीमीटर क्यूब का, जैसा ये था, यानी कि इसका आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ से हमने इसके अंदर डाल दिया एक सॉल्यूशन। समझ गए बात को? अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को आप वापस किसी अन्य बीकर में डालोगे, एक ऐसे बीकर जैसा कि ये 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल है ना, तो इस सॉल्यूशन को आप इसके अंदर मिक्सअप कर दो। यानी कि अलग से एल्कोहल ले लोगे, हालांकि ये तो इसके साथ मिक्सअप हो चुका था, इतना ही एल्कोहल आप और ले लोगे और इन दोनों को आपस में फिर से मिक्सअप कर दोगे। तो यहाँ पे इन दोनों का जो एक फाइनल एक और बीकर तैयार होगा जिसके अंदर वापस से सॉल्यूशन किसका होगा? यहाँ पे तो है एल्कोहल और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओलिक अम्ल प्लस एल्कोहल दोनों है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो मिक्सअप आएगा वो किसका आएगा? वो ओलिक अम्ल होगा, प्लस में कौन होगा? एल्कोहल होगा, इसका मिश्रण होगा। लेकिन अब सांद्रता कितनी बनेगी? इसकी सांद्रता 1/20। तो ओलिक अम्ल की मात्रा इसमें कितनी होगी? ऑलरेडी 1/20वां भाग था, 20 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें डाल दिया हमने, तो ओलिक अम्ल की मात्रा 1/20 × 20 यानी कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब रह जाती है। तो ओलिक अम्ल की जो मात्रा इसमें हमें प्राप्त होती है वो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होती है। यानी कि आप सिंपल से शब्दों में यूँ कह लो कि 400 लीटर एल्कोहल में 1 लीटर ओलिक अम्ल मिला हुआ है। ऐसा आप इसको समझ सकते हो। ये सिंपल एक आंकड़ा मैंने लीटर में बोला है समझने के लिए। एग्जैक्ट मान ये होता है कि 400 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो एल्कोहल का है उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है वो ओलिक अम्ल का मिक्सअप होता है। और फाइनली जो आपको सॉल्यूशन मिला है ये सॉल्यूशन ओलिक अम्ल विधि के लिए परफेक्ट होता है, जिसकी सांद्रता 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि 1/400 किसका मान हो जाएगा? यहाँ पे होगा ओलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों यहाँ पे मिक्सअप है, तो एल्कोहल प्रति ओलिक अम्ल 1/400 एल्कोहल प्रति ओलिक अम्ल। आप इसकी सांद्रता को ऐसे बोल सकते हो, यानी कि 1/400वां जो भाग है वो ओलिक अम्ल है इसके अंदर। सिंपल सी शब्दों में बात करें तो सांद्रता आप इसकी धारा को कितनी होती है? एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ओलिक अम्ल विधि में सांद्रता कितनी होती है? तो सांद्रता लिखोगे 1/400 एल्कोहल प्रति ओलिक अम्ल, ये आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है
वो इस विधि के लिए परफेक्ट है। चलो भाई दोबारा देख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओली कमल था, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्सअप किया, एक नया सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अलग निकाल लेंगे और उस सॉल्यूशन को 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में वापस मिलाएंगे। ऐसा करने पर हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा जो कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, जिसकी सांद्रता 1/400 एल्कोहल प्रति ओली कमल हो जाएगी। अब ये सॉल्यूशन आप ओली कमल में ओली कमल विधि में आणविक व्यास की गणना के लिए कैसे काम में लोगे, आइए उसकी बात करते हैं। तो जी अब आगे का टॉपिक समझने के लिए आपको कुछ कल्पनाओं में जाना होगा। तो भाई कुल मिलाकर के कंडीशन ये है कि अपने पास ये एक पात्र था जिसमें हमने 1/400 ओलिक अम्ल प्रति एल्कोहल सांद्रता का लिक्विड भर रखा है। ठीक है जी। अब हमें एक कंटेनर लेना है, पात्र लेना है जिसके अंदर जल भरा हुआ होगा। सपोज दैट कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। और जो लिक्विड का पात्र है वो यहाँ पे है, इस प्रकार से सॉल्यूशन यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ बूंदें इस जल की सतह पर गिराएंगे। तो ये जो बूंदें होंगी वो इस प्रकार से जल की सतह पे फैल जाएंगी। कुछ इस प्रकार से। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन की कुछ एक बूंदें गिरानी है और इतनी बूंदें गिरानी है कि ये बूंदें एक परत का निर्माण कर लें, बहुत पतली परत का निर्माण कर लें। केवल एक ही अणु आए, ऐसा नहीं कि अणु के ऊपर अणु, अणु के ऊपर अणु, इस प्रकार से हम पात्र को पूरा भर दें, नहीं। इतनी पतली फिल्म बनानी है, परत बनानी है कि भाई केवल एक ही अणु आ पाए, यानी कि परत की जो मोटाई है वो एक अणु की मोटाई के ही तुल्य रहनी चाहिए। इतनी मोटी परत बनेगी, सिर्फ एक अणु की मोटाई के तुल्य ही इस परत की मोटाई बननी चाहिए। ठीक है जी। तो मान लो ऐसा करने पर हमने n बूंदें गिराई है। कितनी बूंदें गिराई हैं? n बूंद इस परत के ऊपर गिराई है और एक बूंद का जो आयतन है वो कैपिटल V है। एक बूंद का आयतन कितना मान लिया? कैपिटल V। और इस परत के ऊपर कुल कितनी बूंदें हैं? स्मॉल n बूंदें हैं। तो भाई इस परत का कुल आयतन कितना बन जाएगा? एक बूंद का V आयतन है तो n बूंदों का n इंटू V। तो क्या कहोगी? n यदि एक बूंद का आयतन कैपिटल V हो तो n बूंदों का आयतन n इंटू V हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 आ गई। ओके। V आयतन में ओली कमल की मात्रा कितनी है? ओली कमल है जी 1/400वां भाग। कौन सा भाग है? 1/400वां भाग। एक बूंद में 1/400वां भाग है, यानी कि V आयतन में 1/400वां भाग है। तो NV आयतन में कितना होगा? संपूर्ण आयतन में, यानी कि n इंटू V आयतन में, संपूर्ण आयतन में ओलिक अम्ल की मात्रा, या यूं कह लो ओलिक अम्ल का आयतन कितना बनेगा? ओलिक अम्ल का आयतन बनेगा कितना? V आयतन में तो 1/400वां भाग है, कुल आयतन NV है, तो NV आयतन में कितना बन जाएगा? इंटू NV कर दोगे। ये जी कुल आयतन आ गया किसका? ओलिक अम्ल का। किसमें? इस पूरी परत में, यानी कि संपूर्ण आयतन में। तो हमने ओलिक अम्ल का आयतन ज्ञात कर लिया। ओके। अब क्या होगा?
जब आप इस बूंदों को धीरे धीरे गिराते हो, कुछ समय पश्चात इसको रखोगे खुले वायुमंडल में, तो जो एल्कोहल है वो तो उड़ जाएगा, वायुमंडल में मुक्त अवस्था में चला जाएगा, और बचेगा यहाँ पे कौन, केवल और केवल ओलिक अम्ल, और उसका आयतन हमने NV/400 प्राप्त कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि भाई इस परत की, मतलब ये कैसे होगा, आप सपोज कर लो कि एक कंटेनर है, एक बाल्टी समझ लो पानी की भरी हुई है, उसके ऊपर यूँ मानो कि हमने तेल की कुछ बूंदें डाली, तो तेल जब भी डालते हो तो ऐसा क्या होता है कि तेल की बूंदें ऊपर तैरने लगती है। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे बनता है। ये जो भी अपने पास सॉल्यूशन होता है, जल के ऊपर डालने पर वो सॉल्यूशन ऊपर तैरने लगता है। उस सॉल्यूशन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, सपोज दैट कि भाई वो सॉल्यूशन इतनी दूरी में फैला, जल से भरी हुई पूरा एक पात्र है, इतनी दूरी में वो सॉल्यूशन फैल गया, तो ये कितना क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल समझ लो जी कैपिटल A में फैला है, और उसकी परत की निश्चित मोटाई भी होगी, उस परत की मोटाई समझ लो T है, मतलब ये जितने एरिया में फैलेगा उसका क्षेत्रफल A हो गया, मोटाई T हो गई, तो क्षेत्रफल इंटू मोटाई है वो इस परत का आयतन निकल के आता है। तो आप फिर से क्या कह पाओगे, आयतन निकालोगे एक और अन्य तरीके से, यदि फिल्म यानी कि परत यदि फिल्म की मोटाई स्मॉल t तथा क्षेत्रफल A हो तो फिल्म का आयतन इज इक्वल क्या होगा, A इंटू टी होगा। ये आयतन किसका है, ये आयतन केवल और केवल ओलिक अम्ल का है। क्यों, क्योंकि एल्कोहल यहाँ से खत्म हो चुका है, हवा में मुक्त हो चुका है। तो ये मोटाई के हिसाब से हमने ओलिक अम्ल का आयतन निकाला, और ये ओलिक अम्ल का आयतन मैंने पहले से निकाल लिया था। ये भी आयतन ओलिक अम्ल का होगा, ये भी केवल ओलिक अम्ल का होगा। तो 2 और 3 का आप सारा लोगे तो दोनों मान आपस में बराबर होंगे, यानी कि A इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा, NV/400 हो जाएगा। हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, अणु की मोटाई ज्ञात करें। अणु मतलब हमने क्या कल्पना की थी कि हमें इतनी पतली फिल्म बनानी है कि फिल्म की जो मोटाई है वो अणु के समान हो, अणु की मोटाई के समान हो। तो अब फिल्म की मोटाई ज्ञात कर लो, जो कि स्मॉल t है, उतनी ही मोटाई किसकी रहेगी, उतनी ही मोटाई अणु की रहेगी। तो आप यहाँ से t का मान ज्ञात कर लो, तो NV/400 इंटू A, समीकरण नंबर 4, ये फिल्म की मोटाई निकल के आ गई, और फिल्म की मोटाई होती है वो अणु की मोटाई के समान होती है, अर्थात जो अणु की मोटाई है वो कितनी निकल के आ जाएगी, स्मॉल t निकल के आएगी। तो इस सूत्र की सहायता से आप N इंटू V/400 की सहायता से आप अणु की मोटाई आसानी से ज्ञात कर सकते हो, यानी कि आणविक व्यास एक प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, जहाँ पे N सॉल्यूशन की बूंदें हैं, V एक बूंद का आयतन होगा, A जितने एरिया में सॉल्यूशन फैला है उसका वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और 1/400 यहाँ पे उस लिक्विड की सांद्रता है। ओके, तो ये था अपने पास सूक्ष्म दूरियों का मापन के लिए ओलिक विधि का स्पष्टीकरण। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।